हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो स्किल्स 0 to 1 में आपका स्वागत है। एंड आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोडिंग जर्नी। सो फाइनली हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि हम अपना फर्स्ट कोड आज लिखने वाले हैं कॉटलिन में। एंड हमारा जो टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, उसको स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग बने रहिए, पूरा लास्ट तक वीडियो देखना ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन अगर क्लियर है तो ही आप आगे जो है प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है देन आप आगे जाके बहुत दिक्कत का सामना कर सकते हो। इसीलिए फाउंडेशन बनाना सबसे ज़रूरी है और हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे हमारे फाउंडेशन में, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको जो है फाउंडेशन की नीड रहने वाली है। क्योंकि प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स बदल सकते हैं लेकिन फाउंडेशन आपका वही रहने वाला है जो कोई भी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का लेक्चर है। और आज का एजेंडा क्या है बेसिकली, तो वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स हम लोग अलग अलग देखने वाले हैं। कॉटलिन में कैसे लिखते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है कॉटलिन में हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी इसमें से देख रखा है और आज हम लोग इस लेक्चर में उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है इंटेलिज आइडिया और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा सीरीज़ अवेलेबल है, तो आप सीरीज़ वाइज देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कॉटलिन फाइल बन जाता है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है सारी चीज़ें हमने देख रखा है। तो मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं पैकेज का। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे पैकेज का नाम हम लोग कुछ देते नहीं हैं। हम पैकेज का नाम दे देते हैं। चलो, हम जो पढ़ रहे हैं वो वैसे फोल्डर्स बनाते जाएंगे। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, राइट। आप वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, तो ये मैं नाम दे देता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं वेरिएबल्स ही नाम चलेगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप चाहो तो बेसिक्स डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। और आप नहीं बनाना चाहते तो भी इट्स ओके। अब यहाँ पे एक कॉटलिन फाइल बना लेते हैं वेरिएबल्स नाम से। यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स नाम का एक बना दिया है। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड, वो लिखते हैं। अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है फन क्या है, मेन क्या है, वो सारी चीज़ें आगे अभी इसी वीडियो में हम सीखेंगे। अभी फर्स्ट हम सिंपल सा पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम है कॉटलिन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। गाइस, यहाँ पे टर्मिनल में आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। और जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है वही एग्जैक्टली आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ ना रीनेम। इसका नाम रखते हैं हेलो वर्ल्ड। चलो, अब हेलो वर्ल्ड हमने सीख लिया। अब चलते हैं हमारे पीपीटी में एंड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है हमारे कॉटलिन लैंग्वेज में। तो कॉटलिन लैंग्वेज में आपको वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है तो आपके पास दो चॉइस होती है। एक होता है वैल, और एक सेकेंड मैं यहाँ पे कोई पेन चूज़ कर लेता हूँ। दो चीज़ से आप कर सकते हैं। पहला है वैल, दूसरा है वैर। ठीक है, पहला वैल और दूसरा वार। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है आगे हम लोग पढ़ने वाले, अगले स्लाइड में यही है। उसके बाद अगर आपको वेरिएबल देना है तो वेरिएबल का नाम होता है एक,
वेरिएबल का डेटा टाइप होता है, और वेरिएबल के अंदर आप क्या स्टोर करना चाहते हैं वो वैल्यू होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मिला के आप जो है एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहला है वेल। तो ये आपका डिक्लेरेशन का स्टार्ट होना चाहिए हमेशा। आप प्रोग्रामिंग मतलब जो हमारा कंपाइलर है उसको बता रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, वेर चाहते हैं या वेल चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देते हैं वेरिएबल का नेम। ये जो वेरिएबल का नेम है आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया है, ऑल्दो कॉलम को सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये जो नेम दिख रहा है आपको, ये नेम होता है आपका वेरिएबल का नाम। आप ये नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन आगे देखेंगे, बट ये नाम आपकी चॉइस है, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको देना रहता है कॉलन। तो ये जो कॉलन है ये आपको देना रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको देना रहता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप यहाँ पे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, कितने टाइप के डेटा टाइप है, कौन से हैं, हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले। उसके बाद इक्वल्स टू लगाना है। उसके बाद आप जो भी वैल्यू रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स बनता है कॉटलिन में। तो ये आप नोट करके रख लो, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है। ठीक है, ऑल्दो पूरा ये कॉन्सेप्ट है, उसके नीचे एक्चुअल जो कॉटलिन में लिखा जाता है वो चीज़ है। जैसे वेल ग्रीटिंग वेरिएबल का नाम है और उसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, एंड उसके अंदर जो वैल्यू है वो हाई एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, तो ये जो है हमारा वेरिएबल है। ठीक है, अभी हेलो वर्ल्ड मैंने आपका प्रिंट करने का बताया था, तो चलो वापस से मैं दिखाता हूँ कि अभी वेरिएबल के साथ हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कुछ वैल्यूज़। अब इसको मैं हेलो वर्ल्ड को हटाता हूँ एंड इस पैकेज का नाम मैं दे देता हूँ क्या, वेरिएबल्स। ओके ठीक है, वेरिएबल्स में ही हम लोग एक और वेरिएबल्स नाम का क्लास नहीं फाइल चूज़ करना है आपको। अभी जब हम लोग ऊप्स पढ़ेंगे तब यहाँ पे क्लास आएगा फन मेन। अब बात करते हैं ये फन मेन क्या है। ऑलरेडी मैंने दोनों लेक्चर में समझा दिया है ऑलरेडी, बट ये जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके लिए भी वापस से मैं समझा देता हूँ। सो फन मेन वो फंक्शन है बेसिकली, ये जो है मेन फंक्शन है। अब ये मेन फंक्शन क्या करता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सबका एक मेन फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो हमारे कॉटलिन में भी हमारे पास मेन फंक्शन है। तो ये मेन फंक्शन क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि ये रहा मेन फंक्शन, यहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो फन जो है सिंटैक्स है फंक्शन लिखने के लिए। आप कोई भी फंक्शन बनाओगे तो यहाँ पे फ़न लिखा जाएगा। तो जब हम लोग फंक्शन के लेक्चर करेंगे तब यहाँ पे मैं डिटेल में आपको फंक्शंस के बारे में समझाऊंगा। अभी के लिए ये मान के चलो कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है ऑफ एनी प्रोग्राम। ठीक है, और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे पहले यहाँ पे आएगा और यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सिंटैक्स क्या है, वेल, और उसके बाद आपका ग्रीटिंग बोल रहा हूँ, आपका जो वेरिएबल का नेम है वो। तो यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ एंड जो वेरिएबल का सिंटैक्स है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो वेरिएबल का जो है वेरिएबल नेम मैंने डाल दिया, कॉलन डालना, उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा टाइप डालना है। ठीक है, तो डेटा टाइप में एस जो है कैपिटल है। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं अपना नाम। ओके, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है। मैंने आपको बताया था सेमीकोलन ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस नाम को प्रिंट करते हैं। प्रिंट एलन और प्रिंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। चलो, अगर मैं इसमें ऐसे नेम लिखूँ तो गैस करो कि क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, आपको गैस करना है कि ये प्रिंट एलन में आउटपुट क्या आने वाला है। चलो मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आउटपुट में आया नेम। अब नेम क्यों आया, नेम इसलिए आया कि जब भी हम लोग कोई भी प्रिंट वाले फंक्शन में
डबल कोट के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो एज इट इज़ प्रिंट करता है, ठीक है, एज इट इज़ प्रिंट होगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जहाँ पे भी प्रिंट स्टेटमेंट आप लिखते हो, चाहे C++ में सी आउट लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन अगर आपको कोई वेरिएबल प्रिंट करना है और आप उसमें डबल कोट के अंदर वेरिएबल का नाम लिखते हो, देन आपका वो डबल कोट के अंदर जो भी लिखा है आपने वो एज इट इज़ प्रिंट होता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि इस वेरिएबल के अंदर क्या है तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू, दूसरा होता है आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम यूज़ करते हो, ठीक है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आगे मैं सिखाऊंगा इसी वीडियो में। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमारे वेरिएबल को ऐसे प्रिंट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम आपको ऐसे यूज़ करना है। अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा रन करोगे तब आप देख पा रहे हो कि जो मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था वो आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। बेसिक सा वेरिएबल क्या होता है उससे पहले जो है वैल वर्सेस वार है, बट हम पहले समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल आप अगर मान लो कि आपके घर में, ठीक है, आपके घर में किचन है, किचन में बहुत सारे आपके मम्मी ने या फिर आपने, अगर आप अकेले रह रहे हो, अगर आप जॉब करते हो या पढ़ाई करते हो, पीजी में रहते हो, तो आप लोग ने अपना अपना सेटअप बना के रखा होगा पीजी में, राइट, फॉर किचन। ऑल्दो किचन नहीं भी होगा तो भी आप अपने रूम में कुछ खाने पीने के लिए स्नैक्स वगैरह अलग अलग डब्बे में, कंटेनर में स्टोर करके रखा होगा कि हाँ भाई ये मेरा दाल है, ये मेरा चीनी है, ये मेरा हल्दी है, ये मेरा मसाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ऐसे करके स्टोर करके रखते हैं, राइट। जो वो डब्बा होता है, तो अगर हम माने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म में, तो वो जो डब्बा है वो हमारा है वेरिएबल, ठीक है। हम उस डब्बे में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, तो ये होता है वेरिएबल। अब बात करते हैं कॉटलिन के लिए। तो कॉटलिन के लिए यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ दी गई है, वैल और वार। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने तो देख लिया कि जो वेरिएबल है वो क्या है। वो एक ब्लैक बॉक्स है जहाँ पे आप कुछ भी स्टोर करते हो एंड उसको आउटपुट करना है तो वो बॉक्स को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वैल वर्सेस वार। अब हमारे पास तो वेरिएबल तो एक ही होता है, राइट, मतलब कि वो डब्बा तो एक ही होगा, लेकिन वैर और वाल में क्या डिफरेंस है, हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, जो वैल होता है आपका, तो वैल जो है आपका इम्म्यूटेबल होता है। इम्म्यूटेबल मतलब क्या है कि आप उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया मतलब कर दिया, उसके आगे वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब यही है वैल मतलब, ठीक है। अब वार मतलब क्या है कि वार मतलब होता है कि आप जो है उस वेरिएबल को आगे जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है वैल वर्सेस वार, सिंपल सा टर्म अगर आप समझना चाहो तो। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो आपको कोई भी इंस्ट्रक्टर बताता नहीं है। देखो, वैल मतलब तो हमने सीख लिया कि हाँ भाई ये कांस्टेंट होता है जो कभी चेंज नहीं होगा, मतलब इम्म्यूटेबल, बट ऐसा नहीं है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। कोई कोई डेटा स्ट्रक्चर्स में आप जो है वैल का यूज़ करके आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज होगा, राइट। वो हम आगे देखेंगे, बहुत आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे देख लो, ये जो वार लैंग्वेज इक्वल्स टू कॉटलिन लिखा है ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है कोई भी वैल को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, उसको आगे जाके हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने तो बोला कि चेंज भी कर सकते हैं, तो आगे जाके देखेंगे कैसे होता है। उसके बाद वार, तो यहाँ पे आप अगर वैल काउंट करके 10 लिखोगे एंड काउंट इक्वल टू 11 करोगे तो कॉटलिन हमारा कंपाइल टाइम पे ही एरर डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको एरर मिलेगा। लेकिन अगर आप वैर डिक्लेयर करोगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे कमेंट किया है, तो ये जो कमेंट है लैंग्वेज इक्वल टू जावा, पहले कॉटलिन था, जावा में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में आपको एरर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लो, वैल रीड ऑनली कैनॉट बी रीअसाइंड, वैर म्यूटेबल कैन चेंज एनी टाइम, ठीक है।
तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ का याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बताया था कि मिसकंसेप्शन सबको होता है, ये कोई बताता नहीं है। वैल मतलब कि सब लोग बोलते हैं कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, बट ये मिसकंसेप्शन है। कहाँ कहाँ चेंज हो सकता है, कोई कोई जगह पे चेंज हो सकता है। देखो, वैल लॉक्स द रेफरेंस नॉट द कंटेंट, ठीक है। वो जो वैल है वो रेफरेंस को लॉक करता है, उसके कंटेंट को नहीं। उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको वो कुछ लॉक नहीं करता है, ठीक है। इट इज़ नॉट डीप इम्यूटेबिलिटी, मतलब वो 100% इम्यूटेबल नहीं होता। अ वाल लिस्ट आइटम कैन स्टिल चेंज, मतलब अगर आप लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो वो उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो चेंज नहीं होगा, राइट। क्योंकि वो रेफरेंस को जो है लॉक करता है। रेफरेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है तो उसको बदल सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस प्रेफर वैल, यूज़ वैर ओनली व्हेन नीडेड, मतलब आप जो है हर जगह पे वैल का यूज़ करो जहाँ पे आपको नीड है, 100% श्योर है कि मुझे यहाँ पे ये वैर ही चाहिए, तब ही आपको वैर यूज़ करना है, नहीं तो आप वैल का यूज़ करो, ठीक है। अब वो चेंज होता है, देखो राइट साइड में यहाँ पे देखो, जो हम लोग ने एक लिस्ट बनाया है, ठीक है, म्यूटेबल लिस्ट बनाया है जहाँ पे 1 2 वैल्यूज़ है। इसको आप लोग समझ लो एक एरे बना हुआ है, ओके। ऐसे 1 और 2 बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे लाइन में लिस्ट डॉट ऐड 3, तो यहाँ पे 3 को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग अगर डेफिनेशन की बात करें कि वैल जो है हमारा इम्यूटेबल होता है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे लिस्ट जो है 3 को प्रिंट कर देगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये प्रूव करता है कि वैल जो है 100% इम्यूटेबल नहीं होता है। अभी मैं आपको कोड में जाके दिखाने वाला हूँ। चलो कोड में चलते हैं, मैं आपको ये जो वैल और वार है दोनों अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कोडिंग के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल तो हमने कर लिया, अब यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाता हूँ, var वर्सेस val, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि यही नाम देना है। और मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये हाइड कर लेते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले वैल को देखेंगे, वैल एंड सिंटेक्स के तौर पे यहाँ पे वेरिएबल का नेम, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई लैंग्वेज जो हमने एग्जांपल देखा था, और इसका मैं जो टाइप रखूँगा वो स्ट्रिंग रखूँगा, एंड हम करते हैं ये, ठीक है। अब मैं लैंग्वेज को चेंज करना चाहता हूँ, मतलब मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ कि मैं जो है यहाँ पे लैंग्वेज इक्वल्स टू, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जावा कर दूँ। सो यू कैन सी यहाँ पे रेड लाइन आ गया, मतलब ये कंपाइल टाइम पे ही डिटेक्ट कर ले रहा है कोटलिन प्रोग्रामिंग के हमारा जो लैंग्वेज है वो कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है, गड़बड़ देखने के लिए आप जो है ये जो क्या बोलते हैं लाइट बल्ब वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी है वो क्या है, ठीक है। और यहाँ पे होवर करोगे तो आ जाएगा वैल कैनॉट बी रीअसाइन, देखो, ठीक है। वैल जो है आप रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसको कमेंट करते हैं। और कॉटलिन में कमेंट अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी थोड़ी देर में, 2 सेकंड 1 मिनट रुक जाओ। अब बात करते हैं वार की, तो वार में हम लोग करते हैं काउंट, और ये रहेगा इंट इक्वल्स टू 10। अब मैं लिखता हूँ काउंट इक्वल्स टू 11। चलो, आपको क्या लगता है काउंट, यहाँ पे काउंट के लिए कोई एरर नहीं आया, राइट। सो प्रिंट एलन करते हैं, ओके, काउंट। तो काउंट को रन करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपडेट हो गया काउंट, ठीक है।
तो ये जो है ऐसे काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो जो मैंने लिस्ट वाला एग्जांपल दिया था, ऑल्दो लिस्ट आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में, बट मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझा देता हूँ कि अगर मैंने वैल यानी कि इम्यूटेबल वेरिएबल बनाया है, एक लिस्ट बनाया मैंने, सो लिस्ट बनाया, लिस्ट ऑफ, यहाँ पे मैं हिंट, सिंटैक्स अभी छोड़ दो, मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा था, राइट। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, देखो। अगर मैं बात करूँ सी आउट नहीं यार, println लिस्ट, तो ये क्या करेगा, चलो देखते हैं। देखो 11 तो हमारा काउंट के लिए आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया 1 2 3। अब लिस्ट को मैं यहाँ पे 3 ऐड करने से पहले प्रिंट करता हूँ, ओके। देन आई विल रन दिस। अब देखो पहले काउंट का वैल्यू प्रिंट हुआ 11, देन प्रिंट हुआ 1 2, क्योंकि ये हमने लिस्ट बनाया था। फिर हमने 3 को ऐड किया, देन वापस से लिस्ट को प्रिंट किया, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब ये देखो यहाँ पे वैल का कॉन्सेप्ट तो चेंज हो गया, राइट। वैल मतलब था कि कांस्टेंट, उसको चेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो हमने पीपीटी में देखा था, अब पीपीटी में हमने जो देखा था उसमें ये मिसिंग था, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप साधारण लिस्ट यूज़ करोगे तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो म्यूटेबल रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉटलिन प्रोग्रामिंग में बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसको हम लोग म्यूटेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे इस लिस्ट को मैंने बनाया था म्यूटेबल लिस्ट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल लिस्ट ही होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल लिस्ट होता है जो चेंज हो सकता है, इसलिए पीपीटी में ये लिखा था जिससे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक टाइप दे दूँ कि हाँ नहीं, मेरा जो लिस्ट है, मैं लिस्ट ही देना चाहता हूँ, ओके। तो अगर मैं इसमें करूँ तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, अनरिजॉल्व्ड ऐड ऑन रिसीवर ऑफ टाइप इंट। अब ये किस लिए आया, ये वैल के वजह से नहीं आया, ये लिस्ट के वजह से आया, ठीक है। ये जो लिस्ट है वो इम्यूटेबल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, और इसके अंदर ऐड फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। अगर आप डॉट डालोगे तो यहाँ पे ऐड है ही नहीं, यहाँ पे गेट है, इंडेक्स ऑफ है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐड फंक्शन नाम का कोई फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑल वगैरह है, तो ये होता है डिफरेंस, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, बट मैंने आपको बता दिया कि जो भी वैल होता है वो 100% इम्यूटेबल नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कमेंट, तो मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा, इसको मैं पूरा कमेंट कर देता हूँ। तो अब बात करते हैं कि कमेंट क्या होता है। कमेंट इन कॉटलिन, कमेंट का मतलब वो हिस्सा होता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये मैं जेनरिक टर्म बता रहा हूँ कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो तो कमेंट का मतलब ये होता है कि कंपाइलर जो होगा वो उस कमेंट के अंदर जो भी लिखा है उस चीज़ को कंपाइलर देखेगा नहीं, उसको अनदेखा करेगा एंड वो स्किप कर देगा, उस चीज़ को रन ही नहीं करेगा, ठीक है। कमेंट का सिंपल एंड क्रिस्प जो मतलब है यही है, ठीक है। अब कॉटलिन में हम लोग कमेंट कैसे कर सकते हैं, पहला तरीका है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको 2 स्लैश टाइप करना है, उसके आगे आप कुछ भी लिखोगे वो इग्नोर हो जाएगा बाय कंपाइलर। उसके बाद दूसरा तरीका है ट्रिपल कोट,
ठीक है। डबल कोट का आप जो है 3 बार ऐसे बनाते हो, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल कोट है ये आपका हो जाएगा मल्टी लाइन कमेंट। तो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो अभी इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो भी कंपाइलर के द्वारा जो है इग्नोर कर दिया जाएगा, और उसके अंदर आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये कब यूज़ होता है, जब आप कुछ कोई फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है, और उसमें आप कुछ अपडेट करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे आप जो है ऐसे कमेंट लिखते हो रैदर देन आप स्लैश का यूज़ करोगे, क्योंकि ये सिंगल लाइन कमेंट है। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करना है देन आप डबल स्लैश का यूज़ करते हो। सो ये 2 टाइप के कमेंट यहाँ पे हम लोग को देखने मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप इन्फ्रेंस में। अब देखो यहाँ पे टाइप इन्फ्रेंस का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, जो मैंने पहले के स्लाइड में बताया था उससे पूरा अलग है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मेरा सिंटैक्स था वो इस तरीके से था, है ना। तो अब ये सिंटैक्स और वो सिंटैक्स में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप पाइथन बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको पता होगा पाइथन स्मार्ट लैंग्वेज है, जहाँ पे आप डेटा टाइप को मेंशन नहीं करते कि ये इंटीजर है, बूलियन है, कुछ भी है। उसके बावजूद जो है वो पता कर लेता है कि ये जो वेरिएबल है वो कौन से डेटा टाइप का है। सेम ये अप्लाइज टू कॉटलिन। कॉटलिन भी स्मार्ट लैंग्वेज है, तो यहाँ पे भी आपको जो है डेटा टाइप ऑप्शनल है, आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो डेटा टाइप अगर आप नहीं देते हो और आपने कोई वैल्यू इंसर्ट किया है तो कॉटलिन कंपाइलर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपने जो वैल्यू दिया है वो कौन सा डेटा टाइप का है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक डेटा टाइप होता है कॉटलिन में, वो होता है यूनिट, ठीक है। बेसिकली आप क्लास समझ लो, क्लास को हम लोग बाद में देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आप टाइप दोगे वो मतलब वो चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। उसी चीज़ को बोला जाता है इन्फरेंस, ठीक है। इन्फरेंस का मतलब ये है कि आपने कुछ भी एलोकेट किया है वो ऑटोमेटिक इन्फर्ड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब वो समझ जाएगा कि जो वेरिएबल है वो कौन सा डेटा टाइप का है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है टाइप इन्फरेंस। द कंपाइलर फिगर आउट द टाइप सो यू कैन यूजुअली स्किप राइटिंग इट। मतलब कंपाइलर खुद समझ जाएगा, ठीक है। राइट द टाइप एक्सप्लिसिटली व्हेन इट इज़ नॉट ऑब्वियस और टू फोर्स अ स्पेसिफिक टाइप। ये बोल रहा है कि आप टाइप का इस्तेमाल वहाँ करो जहाँ पे आपको फोर्सफुली किसी वेरिएबल को एक डेटा टाइप देना चाहते हो, और या फिर आपको पता ना हो कि यहाँ पे क्या आ सकता है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आपको चाहिए कि हाँ मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसके लिए डर के मारे आप जो है इंटीजर को फोर्सफुली वहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, मतलब डेटा टाइप दोगे, राइट। सो इसका मतलब ये है। अब टाइप इन्फ्रेंस जो है मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, उससे पहले हम लोग नंबर टाइप्स के बारे में देख लेते हैं कि जो हमारे डेटा टाइप्स है उनमें जो नंबर कंटेंट होते हैं, तो नंबर के लिए कौन से डेटा टाइप हमारे पास कॉटलिन में अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर टाइप। तो नंबर टाइप में हमारे पास पहला है इंटीजर, जिसको हम इंट लिखते हैं, और इंट का आई कैपिटल होता है। उसके बाद है लॉन्ग, फिर है डबल, फ्लोट, शॉर्ट, बाइट। इन सब का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है। अब इंटीजर की साइज़ की बात करें तो वो होता है 32 बिट, लॉन्ग है 64 बिट, डबल है 64 बिट, फ्लोट है 32 बिट, शॉर्ट है 16 बिट, बाइट है 8 बिट, ठीक है। चलो अब ये बोल रहा है कि व्हेन टू यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर होल नंबर, मतलब आप अगर इंट डिफाइन नहीं करोगे और कोई नंबर डाल दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटीजर को कंसिडर करता है। अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो मेंशन करना पड़ेगा लॉन्ग डेटा टाइप में, ठीक है।
तो ये चीज़ है। और या फिर आपने कोई 32 बिट से ज़्यादा नंबर डाल दिया तो वो लॉन्ग में इन्फर्ड हो जाएगा। फिर डबल, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉर डेसिमल प्रिसाइजेस, ठीक है। तो डबल यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट होता है कॉटलिन में। अगर आपको फ्लोट चाहिए, फ्लोट और डबल सेम तरीके से दिखता है, लेकिन जो यहाँ पे प्रिसीजन का खेल होता है डबल में, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कॉटलिन में डबल को कंसिडर किया जाता है। एंड फ्लोट लिखना है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो आगे जाके हम देखेंगे। शॉर्ट भी हमारे पास है, 16 बिट का डेटा है, 16 बिट का डेटा यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। एंड स्मॉल नंबर्स रेयरली यूज्ड, हम लोग कभी कभार ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इंटीजर को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जानकारी आपके पास होनी चाहिए, आप बहुत रेयरली यूज़ करोगे शॉर्ट और बाइट को भी, ठीक है। तो टाइनी नंबर सेव मेमोरी, अब अगर आपको 100% श्योर है कि इस वैल्यू में या तो बहुत कम नंबर आने वाले, आई थिंक 127 से नीचे नंबर अगर आपको पता है कि हाँ भाई यहाँ पे 1 2 3 4 10 तक ही नंबर आएंगे, आपको 100% श्योर है, देन आप शॉर्ट या तो बाइट ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाइट ही इस्तेमाल कर लो, वो आ जाएगा 10 के अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं, बाइट और शॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर यूज़ करो, क्या पता नंबर बड़ा हो जाए, ठीक है। और अदर बेसिक टाइप्स में क्या है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। बूलियन क्या होता है, बूलियन के अंदर या तो 1 या तो 0, यानी कि या तो ट्रू स्टोर होगा या तो फॉल्स स्टोर होगा, दोनों में से एक ही स्टोर होगा 1 बाइट, ठीक है। कैरेक्टर यहाँ पे भी आपका जो है कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर किया जाएगा, जैसे ABCD 1 2 3 4 कुछ भी। फिर है आता है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में आप जो है डबल कोट का इस्तेमाल करते हैं, कैर में सिंगल कोट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग में आप जो है बहुत सारे लंबे टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिटरल्स और रीडेबिलिटी। अब ये क्या है लिटरल्स वगैरह, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है डबल को कंसीडर किया जाता है फॉर डेसिमल, लेकिन फ्लोट यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, तो फ्लोट यूज़ करना है तो आपको लिटरल का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आप कोई भी नंबर लिखते हो यहाँ पे आपको F देना पड़ेगा। वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर को कंसीडर किया जाता है फॉर नंबर, अगर आप उस नंबर को लॉन्ग डिफाइन करना चाहते हैं लिटरल का यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए है कैपिटल L, ठीक है। तो अगर आप ये सफिक्स यूज़ करोगे तो आपका जो है ये इंटीजर से लॉन्ग बन जाएगा, ये डबल से फ्लोट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो बड़ा सा नंबर है इसके बीच में अंडरस्कोर लगा है, ये कौन सा डेटा टाइप है, बेसिकली ये डेटा टाइप नहीं है, ये आपका जो अंडरस्कोर है ऐड रीडेबिलिटी है, एक ऐसा पावरफुल जो है आप बोल सकते हो पावरफुल और अच्छा, ठीक है, अच्छा फीचर है कॉटलिन का, जहाँ पे आप रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, मतलब आप ऐसा लिखोगे तो कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। इसका मतलब जो होता था वो वही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका हो जाएगा 10 100 1000, फिर ये है 10,000, ओके, फिर ये है 1 लाख 10 लाख, ठीक है। तो ये टोटल हमारा 10 लाख होता है, ठीक है। आई थिंक ये 10 लैक्स है। चलो, तो ये जो 10 लैक्स है आप अंडरस्कोर हटा दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, राइट, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप ये क्या बोलते हैं कौन कितना नंबर है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप कोई ऐसा कोई फंक्शन या फिर एल्गोरिदम का यूज़ करो जो बता सके कि ये 10 लाख है। तो ये कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लोगे ना तो आप रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। ऑल्दो ये जो रीडेबिलिटी का मेथड है वो इंग्लिश मेथड है, ये भी आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं है बाय द वे। तो देखो ये जो है बाहर देश वाले यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे 10 100 1000, फिर 10,000,
फिर 1 मिलियन आता है, राइट। सो हाँ नहीं, 1 लाख आता है, 1 लाख, फिर 10 लाख के जगह पे यहाँ पे 1 मिलियन आ जाएगा। तो ये मिलियन वाला काउंटिंग सिस्टम है, ये मिलियन वाला काउंटिंग सिस्टम है। हम इंडियन क्या करते हैं, हम इंडियन यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखते हैं, 000, ये तो लास्ट का 3 डिजिट है। फिर हम यहाँ पे डबल डबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है। फ़र्क क्या है, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है। आप चाहो तो डैश लगा सकते हो, अंडरस्कोर, रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है, एरर नहीं आएगा। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम है, और ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जो ये वीडियो देख रहा है उसको पता चलेगा। सो बहुत ही चीज़ है ऐसी है जो मैं अपने वीडियो लेक्चर में ज्ञान के तौर पे बांट देता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है, या जब याद आता है मुझे। तो यहाँ पे ये अच्छी चीज़ आ गई है, तो मैं आपको ये सिस्टम भी समझा दे रहा हूँ। देखो, जो भी इंग्लिश टर्म होता है, जो इंटरनेशनल बोल सकते हो, इंग्लिश नहीं इंटरनेशनल बोल सकते हो, तो ये जो इंटरनेशनल चीज़ है, ठीक है, ये इंटरनेशनल चीज़ है। वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे ग्रुप बनता है 3-3 का, ठीक है। यहाँ पे 0 देखो 3 का बना, यहाँ पे 0 देखो 3 का बना। अगर ये नंबर ऐसा होता, कोई भी नंबर, ठीक है, ये रुपीज़ में मान लेते हैं, ठीक है, मतलब ये पैसों में मानते हैं नंबर, ठीक है, मान लेते हैं पैसों में है। तो यहाँ पे क्या कंसिडर होगा, यहाँ पे 3-3 का वो बनेगा, क्या बोलते हैं, 3-3 का ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे देखो, ये 110 एक ग्रुप बन गया, और ये 00 एक ग्रुप बन गया, और ये 11 एक ग्रुप बन गया। एक और नंबर होता तो ये यहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो 3-3 का ग्रुप बनता है, ठीक है। अगर नहीं है तो 2 का बनाओ, एक है तो 1 का बनाओ, पर ये पीछे से 3-3 का ग्रुप बनता है। अब इसको रीड भी 3-3 में किया जाता है, ग्रुप में रीड किया जाता है। जैसे ये जो 3 है उसको क्या बोलेंगे हम, 111। अब ये क्या बनेगा, तो अगर आप देखोगे, पोजीशन देखोगे, ये 10 है, 100 है, 1000 है, उसके बाद 10,000, उसके बाद 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, फिर आपका 10 मिलियन के बाद क्या आता है, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे नहीं आता है काउंटिंग, सीरियसली बोल रहा हूँ। बट 10 मिलियन के बाद मुझे नहीं आता है, 10 मिलियन तक मैं काउंट कर सकता हूँ। तो आप ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो है आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप में पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन ये 111 होगा जो भी है। आई थिंक 10 मिलियन के बाद बिलियन आता है, तो ये 1 बिलियन हो गया, ये 10 बिलियन हो गया, ठीक है। तो इसको कंसीडर कैसे करेंगे, 111 बिलियन, ठीक है, 111 बिलियन। फिर ये तो 00 है, ठीक है, ये तीनों 00 है। अब 101 बिलियन 110, अब ये क्या है, डॉलर बोल सकते हो, रुपीज़ में, अगर डॉलर में है तो, पैसों में है तो पैसों में बोल दो, ठीक है। तो ये 110 बनेगा, तो ये 111 बनेगा, ये 110 बनेगा, बीच में 0 है तो 0। अब ये इसका जो नाम है वो कैसे होगा, ये बिलियन में है तो 111 बिलियन होगा। ये 110 जो अगर डॉलर है तो डॉलर होगा, जो भी है, ठीक है। ये खाली नंबर है 110, ठीक है। अब इसका बिलियन कंसिडर होता है। अगर ये 000 ना होके यहाँ पे अगर 010 होता तो क्या होता, तो 111 बिलियन, और यहाँ पे 10 मिलियन, क्योंकि 0 तो कंसिडर होगा नहीं, तो ये 10 मिलियन होगा। ग्रुप में भी कंसिडर करेंगे तो ये 10 ही बनेगा, 010, ठीक है। तो 10 मिलियन 110, तो 111 बिलियन 10 मिलियन, या तो कैसे बोलते हैं, 111 बिलियन एंड 10 मिलियन एंड 110 नहीं,
110, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, अगर ये डॉलर में है तो आप बोल सकते हो किसी के पास इतना पैसा है तो आप कैसे बोलोगे 100 बिलियन 10 मिलियन एंड $110, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे अलग हो जाती है, ठीक है। इंडियन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम मिलियन वाला नहीं है, इंडियन सिस्टम मिलियन वाला नहीं है। यहाँ पे है 10, 100, 1000 सेम रहता है, 3 सेम आएगा। उसके बाद जितने भी नंबर है वो 2-2 के ग्रुप में बनते हैं, ठीक है। 2-2 की ग्रुप होती है इंडियन सिस्टम में। तो ये बन जाएगा आपका 10,000, ये बन जाएगा 1 लाख, ये बन जाएगा आपका 10 लाख, ठीक है। तो ये टोटल आपका क्या बन जाएगा 10 लाख, ठीक है। अब 10 लाख क्यों? क्योंकि ये देखो ये 10 लाख हो गया। अब 10 लाख के बाद 1 अरब होता है, ठीक है। 1 अरब होता है, आई थिंक, हाँ अरब होता है। तो ठीक है, आप इसको 1 अरब बोल सकते हैं। 10 लाख होगा, आई थिंक ये 10 लाख होगा, क्योंकि ये लाख वाले ब्रैकेट में आ रहा है। एक और मतलब एक और ग्रुप होता तो वो अरब में आता। जैसे यहाँ पे 111 है तो 111 अरब 10 लाख रुपीज़ होता, ठीक है। 1 मिलियन एंड सॉरी मिलियन नहीं, 111 अरब 10 लाख रुपीज़, ठीक है। चलो ये तो आउट ऑफ द बॉक्स मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है, काम आएगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम याद रखने के लिए बहुत इजी है। चलो अब बात करते हैं, ये जो हमने कॉमा सेपरेट लिया था, ठीक है। तो अब ये जो सिस्टम है ना, अगर आपको पता है तो आप देखो, आप अगर कोई भी नंबर ऐसा रैंडमली लिखते हो आपको पता नहीं चलता है, राइट। अगर आप वहीं पे कॉमा यूज़ करते हो, मैं तो कॉमा यूज़ करता हूँ, मतलब इंटरनेशनल वाला मैं फॉलो नहीं करता, मैं इंडियन वाला फॉलो करता हूँ, तो मैं कॉमा यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो कॉमा यूज़ करता हूँ तो मुझे पता चलता है हाँ ये 1000 है, पढ़ने में ईजी होता है कॉमा के लिए, ठीक है। मैं कॉमा डालता हूँ। तो अब कॉमा जो है कॉटलिन में सेपरेट मतलब वो सिंटेक्स तो है नहीं, ठीक है। हम लोग को दिया गया है अंडरस्कोर, तो हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 1 अंडरस्कोर फिर 0 0 0, ओके। तो ये जो सिंटेक्स है आप ऐसे लिखोगे तो आप रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हो। आपको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसे है, बट ये इसलिए बनाया गया है कि ये जो है इंटरनेशनल सिस्टम को अगर आप पढ़ोगे तो वो अच्छा लगेगा रीडेबिलिटी में। लेकिन अगर अब आप इंडियन सिस्टम को कंसिडर करोगे तो ये 1000 कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 1 1 डैश 0 1 1 ठीक है, डैश फिर 1 0 डैश 1 1। अगर आप ये नंबर कंसिडर करो तो ये देखो ये इंडियन सिस्टम का मैंने लिखा है, लेकिन ये बकवास लग रहा है, ठीक है। ये रीडेबिलिटी नहीं, ये और बेकार हो गया। लेकिन वही कंसिडर करो ना, अगर आप 1 1 0 फिर डैश लेते हो, फिर मैंने क्या लिखा है 1 1 0 डैश, ठीक है, फिर 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डैश, ओके। यहाँ पे 11 है तो ये पूरा 11 आ जाएगा, 1 डैश 101। चलो यार मैं यहाँ पे पूरा खिचड़ी कर दिया हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, आप करते हैं। अब इसी का कंसिडर करते हैं, पहला 3 आ जाएगा यहाँ पे 1 1 डैश है, ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 फॉर इंटरनेशनल डैश। अब जितने भी है सब 3 3 के ग्रुप में आएंगे। फिर 1 1 0 एक ग्रुप आ जाएगा, 1 1 0 डैश, ठीक है, 1 1 0 आ गया। फिर 1 1 है, तो 3 नंबर है ही नहीं। देखो ये नंबर रीड करने में और ये नंबर रीड करने में आपको कौन सा आसान होगा, ये इंटरनेशनल वाला, राइट।
सो ये चीज़ है। तो अब जिसने बनाया है उन लोग अपने ही यूज़ करेंगे, राइट। इंडियन ने तो बनाया नहीं कि हाँ इंडियन वाला अच्छा लगे, तो उस हिसाब से करो। मैं बनाता तो मैं कॉमा यूज़ करता, ठीक है, पक्का। अंडरस्कोर यूज़ नहीं करता, मैं कॉमा यूज़ करता। चलो कोई इशू नहीं है। आपको पता चल गया, ये एक सिंटैक्स है। अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं जस्ट ऐड रीडेबिलिटी, और ये कुछ नहीं करता। आपका जो भी नंबर है, अगर बिग नंबर है तो उस बिग नंबर को रीड करने में आसानी हो, उस चीज़ के लिए हम लोग अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं कॉटलिन में। और वो क्यों करते हैं उसको जानने के लिए आपको इंग्लिश एंड इंटरनेशनल एंड इंडियन जो नंबर सिस्टम है उसको काउंट करने का, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया, ये कंप्यूटर साइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये आउट ऑफ द बॉक्स बाहर चीज़ का कॉन्सेप्ट है, और ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये मुझे पता था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर साइंस से बाहर की चीज़ है, लेकिन हम लोग को रिक्वायर्ड होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 0xFF ये क्या है? तो ये हमारा होता है हेक्साडेसिमल इक्वल्स टू 255। तो ये जो 0xFF का मतलब होता है 255, ठीक है। अगर आप डेसिमल में 255 को हेक्साडेसिमल बनाना चाहते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा 0xFF, ठीक है। अभी हम हेक्साडेसिमल पढ़ने नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी नीड नहीं है, ठीक है। आप एकदम सिस्टम प्रोग्रामिंग अभी नहीं करते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप ऑक्टा डेसिमल हेक्साडेसिमल और ये कन्वर्ट कैसे होता है डेसिमल टू ऑक्टा, डेसिमल टू हेक्सा, बाइनरी, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए लेक्चर बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। एंड ये इस कोर्स का पार्ट नहीं है अभी के लिए फ़िलहाल, क्योंकि हम लोग जो डेवलपमेंट करेंगे ना, वो हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं प्रोजेक्ट में तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एकदम डीप में नहीं जाते हैं। हम किसी का लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, किसी का फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। और प्रोजेक्ट में आपको जो है, आज तो एआई का एरा है, तो बिना एआई के आप अगर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप देखो, आप बहुत ही पीछे जी रहे हो, ठीक है। आपसे आगे हर कोई निकल जाएगा। तो आज के डेट में मेरा ये मानना है कि अगर आप एआई को यूज़ नहीं कर सकते, एआई यूज़ करना नहीं आता है, देन आपका जॉब जो है एआई खा लेगा। मतलब एआई को यूज़ करने वाला खाएगा, एआई नहीं खाने वाला, ठीक है। एआई आपके हेल्प के लिए है, और अगर आपको आपका ही हेल्पर जो है वो हेल्प नहीं कर पा रहा है, मतलब वो हेल्प कैसे कर पाएगा? आप अपने हेल्पर को कमांड ही नहीं कर सकते तो फिर कोई मतलब नहीं है ना हेल्पर रख के भी। तो वही चीज़ है, आपका हेल्पर आपका जॉब नहीं खा रहा है, ठीक है। हेल्पर आपके लिए जो है काम करके देता है, आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। जो अपने हेल्पर का यूज़ करके काम करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है बाइनरी। तो बाइनरी रिप्रेजेंट होता है 1010, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसे नंबर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0B1010, तो ये जो 1010 है ना, ये 10 का बाइनरी होता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली डिफाइन करना है कि ये नंबर बाइनरी है, अगर आप 1010 लिखोगे तो कंपाइलर को तो पता नहीं चलेगा ना कि बाइनरी क्या है, राइट। तो वो तो 1010 को इंटीजर कंसीडर करेगा। अगर आपको स्पेसिफिकली बताना है कि ये बाइनरी नंबर है तो आपको उसके आगे जो प्रीफिक्स है वो 0B लगाना पड़ेगा, समझे। सो दिस इज़ द थिंग, आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप कन्वर्जन। और अभी जो मैं बताते जा रहा हूँ ना, वो प्रैक्टिकल भी करेंगे हम। तो टाइप कन्वर्जन में जाते हैं, कॉमन ट्रैप। तो टाइप कन्वर्जन जो जावा में होता था वो थोड़ा सा अलग है, इसमें अलग है, ठीक है। अब कॉटलिन डज नॉट ऑटो कन्वर्ट नंबर टाइप्स, मतलब कॉटलिन जो है ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आपने पहले इंटीजर का 10 वैल्यू डाल के इंटीजर वेरिएबल बनाया और इसका नाम रखा आई, ठीक है। आई एक इंट वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, जहाँ पे आपने 10 डाला। आप चाहते हैं कि आई को लॉन्ग बनाना, तो लॉन्ग डायरेक्टली आप ऐसे करके नहीं बना सकते। आपने एक और वेरिएबल क्रिएट किया एल नाम से, उसका डेटा टाइप रखा लॉन्ग, एंड उसके अंदर आपने असाइन कर दिया आई को। आई के अंदर तो हमारा 10 है जो कि इंटीजर है। तो जावा में आप ऐसा कर सकते थे लेकिन कॉटलिन में नहीं कर सकते, ठीक है।
कॉटलिन में ये एरर फेंकेगा। अगर आपको कॉटलिन का यूज़ करना है टू कन्वर्ट योर टाइप यानी कि डेटा टाइप, आपके पास एक्सप्लिसिटली ऑप्शन होता है। जैसे अगर आपको कोई वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो टू इंट है, और लॉन्ग में करना है तो टू लॉन्ग फंक्शन है, टू डबल है, टू फ्लोट है, टू बाइट एंड टू शॉर्ट है। सारे डेटा टाइप आ गए नंबर के। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी हेल्पर फंक्शन बोल सकते हो। तो ये हेल्पर फंक्शन क्या करेगा कि आपका जो भी टाइप है उसको कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो हम लोग ने बात किया था कॉन्स्ट वैल, तो वैल और कॉन्स्ट वैल दोनों देखेंगे। वैल हमने देख लिया, अब कॉन्स्ट वैल क्या है? अ कंपाइल टाइम कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज़ फिक्स्ड व्हेन द ऐप इज़ बिल्ड। ठीक है, जब ऐप बिल्ड होता है तब आप कोई कांस्टेंट जैसे पाई की वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, पाई की जो वैल्यू है तो आप पहले ही डिफ़ाइन कर देते हैं। ऐप का नाम आप वो डिफ़ाइन कर देते हैं कि हाँ भाई मेरे ऐप का नाम ये है। तो ये सारी चीज़ें ऐप बिल्ड होने से पहले लिखी जाती है, वो सारी चीज़ें हैं। वैल्यू इज़ फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम, अ ट्रू कांस्टेंट नेम्ड इन अपर केस बाय कन्वेंशन। देखो कांस्टेंट हमेशा याद रखना कि उसका जो कन्वेंशन होता है, नेमिंग कन्वेंशन, वो उसका वेरिएबल का नाम आप हमेशा हमेशा अपर केस में लिखोगे ताकि सामने वाले डेवलपर को समझ में आए कि हाँ ये कांस्टेंट वेरिएबल है। ठीक है, बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं उनके नेमिंग कन्वेंशन में आपके बहुत सारे टाइप आते हैं। कैमल टाइप होता है, कैमल केस होता है आपका, फिर दूसरा होता है स्नेक केस। बहुत सारे अलग अलग केसेस है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जावा और कॉटलिन में जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं वो है कैमल केस। ठीक है, आप कैमल केस का यूज़ करते हो सबसे ज़्यादा, और पाइथन में स्नेक केस का यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। तो ये आपके ऊपर है, कोई एरर देगा नहीं, कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा। लेकिन जो कन्वेंशन बनाया गया है आप उसको फॉलो करोगे तो जो आपके फेलो डेवलपर्स है, अलग अलग डेवलपर्स है, कलीग्स है, आपके सेम कोड बेस पे अगर काम कर रहे हैं, जूनियर है, सीनियर है, जो भी है, तो उनको कोड पढ़ने में आसानी होगी और वो एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अलग अलग मत लिखना, वो बैड प्रैक्टिस होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेमिंग कन्वेंशन, तो यहाँ पे देखो कैमल केस फॉर वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स है आप उसके लिए कैमल केस का यूज़ करो। एंड अपर स्नेक केस फॉर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट के लिए आप स्नेक केस का यूज़ करते हो लेकिन अपर। ओके, पास्कल केस फॉर क्लासेस, तो क्लासेस के लिए आप पास्कल केस का यूज़ करते हो। अब फ़र्क क्या है, चलो फ़र्क मैं बताता हूँ। कैमल केस में क्या होता है ना, जो आपका वर्ड है, वर्ड का सबसे पहला लेटर वो आपका स्मॉल लेटर होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी नया वर्ड आएगा उनका सबसे पहला वर्ड जो लेटर है वो सारे के सारे कैपिटल होंगे। ठीक है, पहला लेटर वो होता है कैमल केस। जैसे यहाँ पे यूज़र और नेम दो वर्ड है, दो वर्ड को मिल के बनाया गया है। अब यू क्या है, पहला वर्ड है, पहला वर्ड का पहला लेटर हमेशा स्मॉल केस होता है, और उसके बाद जितने भी वर्ड आप कंबाइन करोगे उन सब का पहला लेटर जो होगा वो होगा कैपिटल लेटर में। सेम आइटम काउंट यहाँ पे देख सकते हो, आई स्मॉल है एंड सी हमारा कैपिटल है। अपर स्नेक केस, तो स्नेक केस में हम क्या करते हैं, सारे के सारे वर्ड के बीच में हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर लगाते हैं, माइनस नहीं लगाते, वो एरर देगा। ठीक है, वेरिएबल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आई थिंक सो वो सपोर्ट नहीं करता है, अंडरस्कोर ही सपोर्ट करता है। तो ये होता है स्नेक केस। लेकिन कांस्टेंट के लिए हम लोग नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे अपर स्नेक केस का यूज़ करते हैं। मतलब जो भी वेरिएबल का नाम है वो सारे के सारे अपर लेटर में होंगे, यानी कि कैपिटल लेटर में होंगे, एंड सारे वर्ड के बीच में हमारे पास अंडरस्कोर होगा। फिर आते हैं पास्कल केस। पास्कल केस हम लोग क्लासेस के लिए यूज़ करते हैं। तो अब पास्कल केस क्या होता है, जैसे कैमल केस होता है, पास्कल केस सेम होता है, बट डिफरेंस इज यहाँ पे कोई भी वर्ड हो सबका पहला लेटर अपर केस में होता है। इट डजंट मैटर कि आप पहला वर्ड लिख रहे हो या दूसरा वर्ड लिख रहे हो, सबका होता है अपर केस। इसको बोला जाता है पास्कल केस। तो यही डिफरेंस है पास्कल और कैमल केस में। ठीक है, इन दोनों में
बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कैमल केस में पहला लेटर हमेशा स्मॉल होता है, पास्कल केस में पहला लेटर भी कैपिटल होता है। अब रीकैप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा वेल। वेल क्या होता है? रीड ऑनली। वार क्या होता है? म्यूटेबल, मतलब कि चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये भी देखा था कि वेल को यूज़ करना चाहिए। फिर देखा था हम लोग ने कॉटलिन इन्फर्स टाइप बट यू कांट राइट देम एक्सप्लिसिटली। फिर हमने देखा नंबर्स के डेटा टाइप्स, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बाइट, शॉर्ट। उसके बाद हमने देखा था टाइप कन्वर्जन, कन्वर्ट नंबर टाइप्स एक्सप्लिसिटली विथ टू लॉन्ग और टू इंट फंक्शन जैसे होते हैं, हेल्पर फंक्शन। ठीक है, अभी हम लोग जो है प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल करते हैं। अब यहाँ पे एक नया फाइल बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिक्स। ठीक है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट वेरिएबल आप एक साथ यूज़ करते हो, जैसे कि हमने स्लाइड में देखा था कि ये जो कॉन्स्ट वेरिएबल होता है वो ऐप बिल्ड होने से पहले होता है। ठीक है, तो यहाँ से रन करना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कांस्टेंट का यूज़ करना चाहते हैं जो कभी चेंज ही ना हो, आपको पता है कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो वो चीज़ आप क्या करते हो, वो मेन के बाहर लिखते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे आएंगे। और एक चीज़ मैंने बताया था, वेरिएबल का नाम हम लोग अपर स्नेक केस में देते हैं, तो हमेशा ये अपर केस में ही होगा। अगर मैक्स काउंट की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेल मैक्सिमम काउंट हम लोग 1000 रखना चाहते हैं। ठीक है, इसके जगह आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो ये हम लोग ऐसे डिफ़ाइन करते हैं। और यही चीज़ अगर आप अंदर लिखोगे तो एरर देगा आपको, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट आप ऐसे नहीं लिख सकते कॉन्स्ट के साथ। ठीक है, अगर आपको अंदर कांस्टेंट का यूज़ करना है देन आप ये वाला सिंटेक्स फॉलो करोगे। ओके, बाहर अगर आपको ग्लोबली पूरे प्रोजेक्ट में ग्लोबली आपको यूज़ करना है कोई कांस्टेंट वेरिएबल, देन आप ऐसे यूज़ करते हो। बेसिकली ये कहाँ यूज़ होता है वो मैं बताता हूँ। कि अभी मान लो कि आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, जैसे फूड डिलीवरी ऐप बना दिया। ठीक है, अब फूड डिलीवरी ऐप में क्या होता है कि एपीआई कॉल करना पड़ता है। एपीआई वगैरह क्या होता है बैकएंड का कोर्स में आएगा तो उसमें हम लोग करेंगे। बट एपीआई क्या होता है आगे जाके हम लोग देखेंगे, एपीआई कॉल करना। ठीक है, तो एपीआई क्या होता है, एक चीज़ होता है जिससे हम लोग को डेटा मिलता है या डेटा हम स्टोर कर सकते हैं हमारे सर्वर में। तो जो भी एपीआई के यूआरएल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट बेल, मैं यहाँ लिखता हूँ बेस यूआरएल। अब ये हो सकता है HTTPS skills 0 to 1 com। ठीक है, ये आपका बेस यूआरएल हो गया। अब ये क्यों यूज़ होता है, अब देखो ये कभी चेंज नहीं होगा, राइट। मेरे पूरे प्रोजेक्ट में जो बैकएंड का यूआरएल है ये हमेशा सेम ही रहेगा, बेस यूआरएल ही रहेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना कि ये यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन कर देता हूँ। बेसिकली हम क्या करते हैं ना, प्रोजेक्ट बनाते टाइम ये जितने भी कांस्टेंट वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उसके लिए सेपरेट फाइल बनाते हैं हम लोग। सेपरेट फाइल बना देंगे और उस फाइल में सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल होंगे, ऐसे कोई मेन फंक्शन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ हम लोग जो है ये बना के रख देंगे। ओके, क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर हम लोग ये सारे के सारे इंसर्ट करके रख देंगे। चलो क्लास के अंदर भी देख लेते हैं क्लास क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं। सो बेसिकली जो है मैंने बताया था कि क्लास में हम लोग क्या क्या बोलते हैं,
पास्कल केस का यूज़ करते हैं, तो ये पास्कल केस है। ओके, क्लास के अंदर भी अलाउ नहीं करता है। क्या बोल रहा है, कॉन्स्ट वैल इज़ ओनली अलाउड ऑन द टॉप लेवल। ठीक है, जैसे कि हम लोग डेटा टाइप डेटा क्लासेस के साथ करते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे डेटा क्लास वगैरह क्या होता है। बट ये समझ लो कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है उसका हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं और वो हम लोग डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं उस फाइल में। जो भी हम लोग को ज़रूरत होता है हम डायरेक्टली उसको कॉल करते हैं, मतलब हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाई, ठीक है, हम डायरेक्टली ऐसे कॉल कर सकते हैं, कुछ देने की ज़रूरत है। अगर ये क्लास के अंदर होता तो मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे उस वेरिएबल को कॉल करना पड़ता। तो ये हेडेक यहाँ पे नहीं है, ये हेडेक यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका है। हम कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं, हम डायरेक्ट वेरिएबल का नाम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि ये इस फाइल में है, कौन से फाइल में है, वो मैटर नहीं करता। आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे ऑटोमेटिक। तो ये होता है कॉन्स्ट। ओके, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब इसको प्रिंट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब हमने देखा था टाइप इन्फरेंस, अब वो क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और टाइप इन्फ्रेंस भी देख लेते हैं। तो टाइप इन्फ्रेंस क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नाम लिखा और यहाँ पे मैंने अपना नाम दे दिया। मैं इसको करता हूँ प्रिंट ln नेम। ओके, तो यहाँ पे एरर आना चाहिए था, राइट, बट एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा जो कॉटलिन है, एज आई एक्सप्लेन्ड कि हमारा जो कॉटलिन है वो भी स्मार्ट लैंग्वेज है, मॉडर्न लैंग्वेज है। तो ये टाइप इन्फर कर देता है। मतलब टाइप इन्फरेंस का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक कंपाइलर जो है हमारे लिए डिटेक्ट कर देता है कि जो भी वेरिएबल हमने बनाया है उसके अंदर जो वैल्यू रखी गई है वो क्या है, वो ऑटोमेटिक कंपाइलर डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं रन करूँ, कोई एरर नहीं आएगा, जो हमने लिखा है वो आउटपुट में आ जाएगा संजू। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप कैसे चेक करें कॉटलिन में। तो कॉटलिन में आप डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते, आपको एक ऑपरेटर है इज करके, वो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नेम इज़, अगर ये नेम जो है स्ट्रिंग है तो मैं चाहता हूँ कि प्रिंट ln हो जाए। संजुग नहीं, स्ट्रिंग। ठीक है, और मैं लिखता हूँ एल्स। अब एल्स एफ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एल्स एफ हम लोग इफ एल्स बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं ये समझा देता हूँ, अभी अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं। देखो यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग, क्यों, क्योंकि हमारा जो टाइप है नेम का वो स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 10, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एरर आ गया, देखो यहाँ पे एरर आ गया। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक फॉर इंस्टेंस इज़ ऑलवेज फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो रिडंडेंट चेक है वो हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, गेस करो। नथिंग। क्यों नथिंग, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम लोग का डायरेक्टली फॉल्स आ गया। रुक जाओ, अगर मैं नेम इस इंट कर दूँ, ठीक है, और ये इफ एल्स ऐसे ही काम करता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो फिर कंपाइल टाइम में ही एरर आ जाएगा आपको। ओके ओके, इंट में इंटीजर लिखना चाहिए था, मेरा स्ट्रिंग लिख दिया मैंने। वो लैडर आप यूज़ करोगे ना, इफ एल्स तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने इंट लिख दिया तो ये आ गया। चलो, तो ये जो है ग्रेड आउट इसीलिए है क्योंकि ये इंटीजर ही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक होता है डेटा टाइप हमारे पास एनी, तो एनी में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो एनी मतलब कुछ भी होगा तो वो इंटीजर आएगा। ठीक है, अब मैटर नहीं करता। यहाँ पे देख लेते हैं संजू,
अब ये स्ट्रिंग क्या स्ट्रिंग आएगा कि इंटीजर आएगा, आप गैस करो। सो यहाँ पे इंटीजर आया, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो टाइप होता है वो एनी होता है, क्लासेस में यूनिट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप याद नहीं करोगे तो भी चलता है, वैसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें याद रहे, बट इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। और चीज़ ठीक है। और ये आपको प्रोजेक्ट में यूज़ होगा, इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, सच बोल रहा हूँ, ये इंटरव्यू में नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ही इंटरव्यू में आता है। ओके, टाइप इन्फ्रेंस देख लिया, कांस्टेंट देख लिया, वैल देख लिया, वार देख लिया, वैल वर्सेस वार देख लिया, वैल 100% इम्यूटेबल नहीं है वो भी देख लिया। कुछ रह गया क्या? कुछ रह नहीं गया है। होमवर्क पे आते हैं, अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क करो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग, पहले होमवर्क दिखा देता हूँ। सो होमवर्क करते हैं हम। होमवर्क क्या है? डिक्लेयर 3 वेल्स एंड 3 वार्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, सिंपल सा होमवर्क देता हूँ मैं, ठीक है। ट्राई री असाइनिंग अ वाल एंड रीड द कंपाइलर एरर। थर्ड, राइट वेरिएबल्स विथ एंड विदाउट एक्सप्लिसिट टाइप। दोनों ट्राई करना, क्या आउटपुट आता है आप नोट डाउन करके रखो, मैंने आपको पहले ही बोला था नोटबुक चाहिए। कन्वर्ट एन इंट टू अ लॉन्ग एंड टू अ डबल यूजिंग 2x। ठीक है, ये फंक्शन ट्राई करना। x क्या है आपका? x हो सकता है इंट हो, x हो सकता है लॉन्ग हो, x हो सकता है डबल हो। इसका मतलब है 2x कोई फंक्शन नहीं है, x को आप रिप्लेस कर देना। राइट वन कॉन्स्ट वैल एंड नेम वेरिएबल इन कैमल केस। ठीक है, मैंने आपको कैमल केस सिखाया, पास्कल केस सिखाया, स्नेक केस सिखाया, आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, फिर ये होता है हमारा एंड ऑफ द लेक्चर। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।